हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिस क्लासेस ऑनलाइन। आज हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वन शॉट में। आज ही काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट होगी, आज ही काइनेटिक थ्योरी खत्म होगी। इसके कुछ टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उनमें हो सकता है आपको दिक्कत आए। थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं वो सारे टॉपिक आपको दोबारा कराऊंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वन शॉट में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इस लेसन में कुछ चीजें मान ली गई हैं। एजम्पशंस यानी कुछ चीजें मान ली गई हैं कि ऐसा होता है बिना किसी प्रूफ के। तो वो क्या क्या चीजें मान ली गई हैं वो आपको याद रखना है। हर 2-3 साल में एक आध एजम्पशन एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं। पहला है, ये माना गया है कि गैस के सारे मॉलिक्यूल एक से होते हैं और दो अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। इसी में अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे थोड़े, आर डिफरेंट। फास्ट ही कराऊंगा। किसी गैस का हर मॉलिक्यूल एक सा होता है और दो अलग अलग गैसों की बात करूं तो उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। अब सवाल उठता है गैस मॉलिक्यूल होते कैसे हैं? गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज कैसे? रिजिड, इलास्टिक एंड स्मूथ स्फीयर्स। गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज क्या बेटा? रिजिड, इलास्टिक एंड स्मूथ स्फीयर्स। गैस मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं? रिजिड, इलास्टिक और स्मूथ स्फीयर्स में। तीसरा एजम्पशन ये है, जैसे ये हवा है, यहाँ इसके यूनिट वॉल्यूम में मान लो 10 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी इसके यूनिट वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ भी उसके यूनिट वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल होंगे। ये एज्यूम किया गया है, हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन एज्यूम किया गया है कि इक्वल होते हैं। तो तीसरा एजम्पशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को, पर यूनिट वॉल्यूम remains constant throughout the gas, remains constant throughout the gas। Number of molecules per unit volume remains constant throughout the gas। पूरी की पूरी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगला बेटा चौथा ये है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा चलेंगे किस डायरेक्शन में? सभी डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से? सभी वेलोसिटी से। लिखो मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ, या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with all possible velocities, with all possible velocities। क्या लिखा? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। समझ रहे हो? मॉलिक्यूल लगातार चलेंगे किस डायरेक्शन में? सारी डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से? सारी वेलोसिटी से। चलेंगे तो टकराएंगे किससे? एक दूसरे से और दीवारों से। तो ये टक्कर जो है परफेक्ट इलास्टिक होगी। परफेक्ट इलास्टिक यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा।
तो द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड with one another and also with the walls of containing vessel and also with the walls of containing vessel। मॉलिक्यूल किससे टकराएंगे? एक दूसरे से और वेसल की दीवारों से। आगे लिखो, दीज कोलिजन्स आर परफेक्ट इलास्टिक। ये टक्कर कैसी होंगी? परफेक्ट इलास्टिक। These collisions are perfectly elastic. That is, there is no loss of kinetic energy. There is no loss of kinetic energy in collision. कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी के किसी भी पार्ट का लॉस नहीं होगा। ऐसे टक्कर को कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। क्या लिखा? द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। आगे क्या लिखा? दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दीज कोलिजन्स। इन टक्करों में काइनेटिक एनर्जी के किसी भाग का लॉस नहीं होगा। अगला हमें लिखना है कि जो दो टक्कर हुई, जैसे ये एक टक्कर हुई और थोड़ी देर बाद ये एक टक्कर हुई, तो दो टक्करों के बीच में मॉलिक्यूल जितना भी डिस्टेंस चलता है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। इस पे इसका फॉर्मूला भी रटना है आपको। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, between two collisions is called mean free path। इसको लैम्डा से लिखते हैं, is called mean free path। इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा से। इसका फॉर्मूला है 1/√2 पाई ND स्क्वायर। D है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों का मतलब पता होना चाहिए। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और D क्या है? डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से, दो टक्करों के बीच में मॉलिक्यूल जितना भी चलेगा वो क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। इसका फॉर्मूला याद रखिए 1/√2 पाई ND स्क्वायर। अगला है, जो टक्कर होती हैं वो इंस्टेंटेनियस होती हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ये टक्कर हुई थोड़ी देर बाद फिर ये टक्कर हुई, तो टक्कर में कम टाइम लगता है और लगातार दो टक्करों के बीच में ज्यादा टाइम लगता है। टक्कर में कम टाइम लगा और दो टक्करों के बीच में ज्यादा टाइम लगता है। अगला पॉइंट क्या है? कोलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। कोलिजन्स आर, ये पूछे जाते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम स्पेंट by a molecule in a collision। कोलिजन में कम टाइम लगता है, is very small as compared, और दो टक्करों के बीच में ज्यादा टाइम लगता है as compared to the time elapsed between two successive collisions। लास्ट, मॉलिक्यूल एक दूसरे पे किसी भी तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। इसका यह मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है,
उनकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। इसका क्या मतलब है कि उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, उनकी पूरी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट, द मॉलिक्यूल्स, बहुत ध्यान से याद कीजिएगा इसे, डू नॉट एक्सर्ट any force of attraction or repulsion, any force of attraction or repulsion on each other except during collision, except during collision। आगे लिखो, so the molecules do not possess, so the molecules do not possess any potential energy their energy is होली काइनेटिक, इनकी पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। गैस के मॉलिक्यूल की कोई किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, इनकी पूरी एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार जल्दी से देखो, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल एक से होते हैं, दो अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। सवाल उठता है गैस के मॉलिक्यूल होते ही कैसे हैं, रिजिड, इलास्टिक और स्मूथ स्फीयर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मॉलिक्यूल है तो क्या होते हैं, लगातार चलते हैं। किस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से, सभी वेलोसिटी से। अब चलेंगे तो क्या होगा, टकराएंगे। ये टक्कर कैसी होगी, परफेक्ट इलास्टिक, यानी इन टक्करों में काइनेटिक एनर्जी के किसी भी पार्ट का लॉस नहीं होगा। दो टक्करों के बीच में मॉलिक्यूल जितना भी चलेगा वो कहलाएगा मीन फ्री पाथ। क्या फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई ND स्क्वायर। एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम और डी होता है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है। अगला क्या है, टक्कर इंस्टेंटेनियस होती हैं, यानी दो टक्करों के बीच में ज्यादा टाइम लगता है और टक्कर के होने में कम टाइम लगता है। अगला क्या है, लास्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे किसी भी तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। इसी कारण से उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सारी की सारी एनर्जी उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। सारी की सारी उनकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चालू होता है असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी से। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सप्रेशन फॉर गैस प्रेशर। ये एक मेन फॉर्मूला होता है काइनेटिक थ्योरी में। PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ये होता है, इस फॉर्मूले को कहते हैं मेन फॉर्मूला। इससे केमिस्ट्री का हर फॉर्मूला निकाला जा सकता है। PV इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, M है मास और C है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। पूरी काइनेटिक थ्योरी में हर मॉलिक्यूल है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी जाएगा और किसी भी वेलोसिटी से जाएगा, तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो काइनेटिक थ्योरी में किस वेलोसिटी की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं। ध्यान रखो, काइनेटिक थ्योरी में किस वेलोसिटी की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं। ध्यान रखिए। होता क्या है, अब देखो वॉल्यूम को कैसे लिख रहे हैं, V से,
और वेलोसिटी को भी अगर v से लिखेंगे तो अक्सर हम कंफ्यूज रहेंगे कि v बता क्या रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि उस पूरे लेसन में वेलोसिटी को हम c से लिखेंगे। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, नाम से उल्टा करो। सबसे पहले चीजों का स्क्वायर किया जाता है, ये स्क्वायर कर दिया सबसे पहले मैंने चीजों का, मान लो n मॉलिक्यूल्स है। फिर मीन निकाला जाता है, सबको जोड़ो n से डिवाइड करो और फिर रूट लगाया जाता है। तो ये जो वेलोसिटी आई वो c आई, ये जो वेलोसिटी आई वो c के इक्वल आई। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर करो। नाम में ही छुपा है, बस उल्टा काम करना है। पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर रूट लगाओ। इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं। उस वेलोसिटी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगला हेडिंग डाल लेंगे इसी में, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखो। डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ सी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले। एक तो ये होता है c इक्वल टू रूट में 3RT/m, और एक होता है c इक्वल टू रूट में 3p/ρ। तो डायरेक्ट भी कुछ फॉर्मूले याद रखो। एक क्या होता है c इक्वल टू रूट में 3RT/m, एक और क्या होता है c इक्वल टू रूट में 3p/ρ। इन दोनों फॉर्मूलों से भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली जा सकती है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, गैस प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, PV इक्वल टू 1/3mc²। इस पूरे लेसन में हम कौन सी वेलोसिटी की बात करेंगे, गैस की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, और उसे v से ना लिखते हुए c से लिखेंगे। वेलोसिटी और वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वेलोसिटी को बजाय v से लिखने के c से लिखो। वेलोसिटी को बजाय v से लिखने के c से लिखो। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले और आ गए, रूट में 3RT/m या रूट में 3p/ρ। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तीन तीन वेलोसिटी होती है। एक वेलोसिटी तो अपन ने पढ़ ली, हम हमेशा किसकी बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। इसको CRMS लिखते हैं। तो RMS वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट में अभी बताया था फॉर्मूला 3RT/m। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, तो C एवरेज लिख सकते हैं। ये होती है रूट में 8RT/m। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, बोलेंगे रूट में 8RT/m। और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल, इसको MP से लिखते हैं। तो ये 3RT/m की बजाय होती है रूट में 2RT/m। ये किसी भी गैस मॉलिक्यूल की ये तीन तीन वेलोसिटी होती हैं। पहली कौन सी होती है, याद रखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फॉर्मूला बोलो, रूट में 3RT/m। एक और होती है एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होती है, रूट में 8RT/m। और एक क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो होती है रूट में 2RT/m। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो होती है रूट में 2RT/m। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो होती है रूट में 2RT/m। तो सबसे बड़ा कौन होता है, CRMS, उसके बाद C एवरेज, सबसे छोटा C मोस्ट प्रोबेबल। सबसे बड़ा कौन होता है, RMS वेलोसिटी होती है। उससे छोटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। सबसे छोटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। सबसे छोटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। सबसे छोटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। सबसे छोटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। सबसे छोटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। क्लियर है, आगे देख रहे हैं। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। एक साइंटिस्ट थे बेटा मैक्सवेल, उनने ये बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से चलता है। तो इनने ये कहा कि बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो धीरे चलते हैं और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो तेज चलते हैं।
और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चलते हैं, बीच की वेलोसिटी से चलते हैं। बहुत तेज या बहुत धीमे थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल चलेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल किससे चलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चलते हैं। तो ये सारा कुछ उन्होंने ग्राफ के रिस्पेक्ट में दिखाया। यहां लिया उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अभी मैं समझाता हूं। यहां ली मान लो इनने वेलोसिटी, तो ग्राफ लगभग ऐसा आया। तो देखो यहां मान लो उन्होंने 10 मॉलिक्यूल लिए, तो उनकी वेलोसिटी ये है। मैक्सिमम लोग किसका एरिया ज्यादा आएगा बेटा? किस पट्टी का एरिया ज्यादा आएगा? इस पट्टी का। किस पट्टी का एरिया ज्यादा आएगा? इस पट्टी का। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, और चौड़ी बना लो पट्टी। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं जो बीच की वेलोसिटी से चलते हैं। बीच की वेलोसिटी से यानी ना तेज ना धीरे। और ऐसे भी बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं। ये तो तेज वाला दिखा दिया बेटा, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी ये बहुत तेज। यहां वेलोसिटी मत लो, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लो। इस एक्सिस पे क्या लो आप? इस एक्सिस पे लो स्पीड। इस एक्सिस पे स्पीड लो, तो बहुत कम स्पीड बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स की होगी। इस एक्सिस पे लो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा? बहुत कम स्पीड बहुत कम मॉलिक्यूल की होगी, बहुत ज्यादा स्पीड भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होगी, बहुत ज्यादा स्पीड भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होगी। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स क्या चलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलेंगे। ये इसको भी सेम थिकनेस का बना दो। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किससे चलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किससे चलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इस स्पीड से चलें, कम स्पीड से चलें। बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जो ज़्यादा स्पीड से चलें। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किससे चलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। तो सीधे सीधे 3 पॉइंट लिख लो आप। सीधे सीधे 3 पॉइंट लिख लो। सीधे सीधे 3 पॉइंट लिख लो। देखो, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद लो वेलोसिटी। मैक्सवेल कहना क्या चाह रहे थे? लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद लो वेलोसिटी। इसी में लिखो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। आखिरी क्या है बेटा? बहुत सारे मॉलिक्यूल बीच की वेलोसिटी से चलते हैं, जैसे क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो लिखो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव विद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तीसरा और आखिरी पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव विद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये सारा कुछ किसने एक्सप्लेन किया? मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। ये सारा कुछ किसने एक्सप्लेन किया? मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया। क्लियर है? बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो धीमे चले, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो तेज चले। मैक्सिमम मॉलिक्यूल कैसे चलेगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से चलेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से चलेंगे बेटा? बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा? PV इक्वल टू 1/3 mc² की एक खास बात है। इससे केमिस्ट्री के सातों लॉ निकल आते हैं। सातों लॉ कौन कौन से? बॉयल का लॉ, चार्ल्स का लॉ, प्रेशर का लॉ, गैस इक्वेशन, ग्राहम का लॉ,
एवोगैड्रो का लॉ और डाल्टन का लॉ। तो सातों लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल टू 1/3 से वेरीफाई किए जा सकते हैं। तो ये तो प्योर केमिस्ट्री चालू हो गई। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे कि प्रेशर उल्टा चलता है वॉल्यूम के जबकि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। प्रेशर उल्टा चलता है वॉल्यूम के जबकि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। प्रेशर उल्टा चलता है वॉल्यूम के जबकि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। बिल्कुल एक एक लाइन में लिखते जाइए। बॉयल का लॉ क्या कहता है, प्रेशर उल्टा चलेगा वॉल्यूम के जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगला है चार्ल्स लॉ, ये कहता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में नापा गया टेम्परेचर। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जबकि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, याद रहेगा, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। ये क्या है, चार्ल्स लॉ। अगला है प्रेशर लॉ, ये कहता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। प्रेशर लॉ क्या कहता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इससे गाय-लुसैक लॉ या रेग्नॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। प्रेशर लॉ को गाय-लुसैक लॉ या रेग्नॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। प्रेशर लॉ क्या कहता है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर लॉ क्या कहता है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर लॉ क्या कहता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो होता क्या है बेटा, तीन चीजें होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम में कौन रिलेशन देता है, बॉयल। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन रिलेशन देता है, चार्ल्स। और प्रेशर और टेम्परेचर में कौन रिलेशन देता है, प्रेशर का लॉ। तो ये है बेटा तीनों चीजें। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर उल्टा चलता है वॉल्यूम के जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। कुल मिला के ये कि बॉयल के लॉ में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। चार्ल्स के लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर के लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लो तीनों चीजें बदलें तो, मान लो तीनों चीजें बदल रही हो तो फिर लगती है गैस इक्वेशन। तीनों चीजें अगर बदल रही हैं तो फिर क्या लगती है बेटा, बोलेंगे गैस इक्वेशन। तीनों चीजें अगर बदल रही हैं तो फिर क्या लगती है, गैस इक्वेशन। तीनों चीजें अगर बदल रही हैं तो फिर क्या लगती है, गैस इक्वेशन। क्लियर है। तो अगली हेडिंग गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन कहती है पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल अलग ढंग से बताता हूं, ध्यान से। फिर इस इक्वेशन को हम लगाएंगे एक बार एक मोल के लिए, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा। फिर इस इक्वेशन को हम लगाएंगे एक मॉलिक्यूल के लिए, एक तरह से मोल कंसेप्ट हो रहा है आपका। फिर इस इक्वेशन को लगाएंगे एक ग्राम के लिए। तो तीनों बार कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। बाकी गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसे 3 बार लगाया जाता है। एक बार किसके लिए, एक मोल के लिए। एक बार किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। एक बार किसके लिए, एक ग्राम के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लिखिए फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो पीवी अपॉन टी को, पहला केस है ये, पीवी अपॉन टी को आर से लिखते हैं या ऐसे ही लिख देते हैं पीवी इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए हो गया। और फॉर n मोल्स क्या हो जाएगा,
ये तो 1 मोल के लिए हो गया पीवी इक्वल टू आर टी, एन मोल के लिए हो जाएगा पीवी इक्वल टू एन आर टी। 1 मोल के लिए हो जाएगा पीवी इक्वल टू आर टी, एन मोल्स के लिए हो जाएगा पीवी इक्वल टू एन आर टी। आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन इसकी बातें कब होती हैं? जब गैस की क्वांटिटी मोल्स में ली जाए। 1 मोल है तो पीवी इक्वल टू आर टी, हर बार नहीं, जब गैस की क्वांटिटी मोल्स में ली जाए। 1 मोल है तो पीवी इक्वल टू आर टी, और एन मोल्स हैं तो पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर है? आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लिखो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या 0.082 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। लेकिन आर की बातें कब? जब गैस को 1 मोल में लिया हो। वैल्यू याद करो आर की 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। क्या आ गई? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आर की बातें कब होंगी? जब गैस को 1 मोल में लिया होगा। याद रहेगा? आगे लिखेंगे फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, बी नंबर। फॉर 1, बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। मान लो गैस का एक मॉलिक्यूल लिया तो पीवी अपॉन टी बराबर हो जाएगा के, तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा के टी, और एन मॉलिक्यूल्स होंगे तो पीवी इक्वल टू एन के टी। तो पीवी अपॉन टी इक्वल टू के आ गया, कांस्टेंट आर की बजाय के लगा। के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बातें कब होती हैं? जब गैस को हम मॉलिक्यूल में लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बातें कब होती हैं? जब गैस को हम मॉलिक्यूल्स में लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है आर अपॉन एन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर भी फिक्स है। तो आंसर आता है 1.38 के की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बोलो 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बातें कब? जबकि आर को के गैस को कैसे लिया हो? मॉलिक्यूल्स में लिया हो। तो फिर किसकी बातें होती हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सी नंबर डाल के लिखो फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस। गैस को यदि मैं 1 ग्राम ले लूं तो पीवी अपॉन टी बराबर हो जाता है के डैश, या पीवी इक्वल टू हो जाता है के डैश टी, और अगर एन ग्राम होंगे तो पीवी इक्वल टू एन के डैश टी। तो मोल में क्या लगता है आर, मॉलिक्यूल में क्या लगता है के, और ग्राम में क्या लगता है के डैश। मोल में क्या लगता है बेटा? बोलेंगे आर, बिल्कुल अच्छे से रटना। मॉलिक्यूल में क्या लगता है के, और ग्राम में क्या लगता है के डैश। के डैश कहलाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। के डैश क्या कहलाता है? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये होता है बेटा आर अपॉन एम। आर अपॉन एम यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अब हम ये लिखेंगे कि हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है। हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए हर गैस के लिए K डैश अलग अलग होगा, इसीलिए इसका नाम भी है स्पेसिफिक। तो थ्योरी में क्या लिखो? अलग पेन से लिख लो। सिंस मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट, सिंस मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट, therefore the value of K dash is also different for different gases। तो K डैश की वैल्यू फिक्स नहीं होती, K डैश की वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो हर गैस का K डैश भी अलग अलग होगा। तो कुल मिला के ये कि गैस इक्वेशन आपको बहुत ध्यान से करना है। गैस इक्वेशन कब लगाते हैं? जब तीनों चीजें बदल रही हों। देख लीजिए गैस इक्वेशन एक बार और। गैस इक्वेशन कहती है PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको 3 बार लगाइए, एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक ग्राम के लिए। बहुत ध्यान से बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ये कंसेप्ट काम आएगा। एक मोल में कांस्टेंट लगेगा R कहलाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू याद रखना 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। फिर हमें लेना है गैस को मॉलिक्यूल में, तो PV अपॉन T इक्वल टू K, तो PV इक्वल टू KT। K कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसे निकलता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 8.31 को डिवाइड करो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, तो आंसर आ जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। आखिरी में हमने गैस को लिया 1 ग्राम में, तो PV अपॉन T इक्वल टू क्या आ गया? K डैश। तो क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू K डैश T। K डैश को कहा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, ये होता है R अपॉन M, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। अब क्योंकि हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, इसलिए हर गैस का K डैश अलग अलग होगा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बॉयल्स लॉ किया, चार्ल्स लॉ किया, प्रेशर लॉ किया, गैस इक्वेशन की। 4 आ गए बेटा, टोटल मैंने बताया है 7 होते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जितनी हल्की चीजें रहती हैं, हल्की चीजें यानी पेट्रोल, अल्कोहल, शराब, स्प्रिट जिससे हम चोट साफ करते हैं, परफ्यूम, ये सब बड़े हल्के हल्के होते हैं, तो इनकी स्मेल बड़ी जल्दी आती है, इनकी स्मेल बड़ी जल्दी आती है। डिफ्यूज करना यानी फैलना, तो यही ग्राम का डिफ्यूजन का लॉ है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज होने की रेट, डिफ्यूज यानी फैलने की रेट, उल्टा चलती है रूट डेंसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट डेंसिटी के। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, हमें प्रेशर नहीं अप्लाई करना उसे डिफ्यूज करने के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस के डिफ्यूजन की रेट, डिफ्यूजन यानी फैलना, उसकी डेंसिटी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पहले लिखना, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ये उल्टा चलेगा रूट में डेंसिटी ऑफ गैस के। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से लिख रहे हैं, तो R उल्टा चलता है 1/√ρ के।
या आर प्रोपोर्शनल होता है 1/√ρ के, यानी आर उल्टा चलता है √ρ के। हल्की चीजें जिनकी डेंसिटी कम होती है वो जल्दी फैलती हैं और भारी चीजें देर में फैलती हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिया, पेट्रोल की स्मेल जल्दी क्यों आती है? पेट्रोल बहुत हल्का होता है। ये शराब की स्मेल जल्दी क्यों आती है? क्योंकि शराब हल्की होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उल्टा चलता है रूट डेंसिटी के। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उल्टा चलता है रूट डेंसिटी के। याद रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सब हम काइनेटिक थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ तो करना नहीं है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने नहीं है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उल्टा चलता है रूट डेंसिटी के। रेट ऑफ डिफ्यूजन उल्टा चलता है रूट डेंसिटी के। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि दो गैसों को अगर हम मिक्स कर दें तो उनके प्रेशर भी ऐड हो जाएंगे, प्रेशर भी जुड़ जाएंगे। दो गैसों को यदि मैं मिक्स कर दूं एक ही वेसल में तो उनके प्रेशर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, प्रेशर भी जुड़ जाएंगे। गैसों को मिक्स करने पे उनके प्रेशर भी जुड़ जाते हैं, शर्त यह है कि गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। शर्त क्या है कि गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है द टोटल प्रेशर exerted by mixture of gases और वेपर्स, गैसों को भी मिला सकते हैं, वेपर्स को भी मिला सकते हैं, which do not interact in any way, किसी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, is equal to sum of their partial pressures. P इक्वल टू लिखो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 अप टू Pn। खूब सारी गैसें हमने मिक्स कर दी तो प्रेशर भी क्या हो गया, ऐड हो गया। कंप्लीट हुआ पांचवा लॉ। क्या कहता है ये लॉ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस और वेपर्स विच डू नॉट इंटरेक्ट इन एनी वे, किसी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस और वेपर्स विच डू नॉट इंटरेक्ट इन एनी वे इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। याद रहेगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगला है छठवां लॉ कह सकते हो, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, ये सब केमिस्ट्री की चीजें हैं, कि दो अलग अलग गैसेस लो और इनकी तीनों चीजें सेम कर दो। तीनों चीजें क्या क्या? प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। दो अलग अलग गैसेस लो और उनकी तीनों चीजें सेम कर दो। तीनों चीजें यानी प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तीनों चीजें सेम कर दो। ये लास्ट है, मुझे लग रहा है 7th है ये। 3 तो बॉयल्स-रॉल्स प्रेशर हो गया, चौथी गैस इक्वेशन हो गई, ग्राम्स लॉ 5वां हो गया, डाल्टन्स लॉ 6ठा हो गया, एवोगैड्रो लॉ 7वां है। 7 होते हैं, मैंने आपको बताया है। तो दो अलग अलग गैसेस लो और इनकी तीनों चीजें सेम कर दो, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो अब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, तब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर टेम्परेचर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर
contain equal number of molecules. क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग गैसें ले लीजिए और इनकी तीनों चीजें सेम कर दीजिए। तीनों चीजें कौन कौन? प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। तब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। दो अलग अलग गैसेस लीजिए और इनकी तीनों चीजें सेम कर दीजिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों। तब क्या देखोगे कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तब क्या देखोगे कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तब क्या देखोगे कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपका कह सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक लेक्चर हुआ। दूसरे लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीवी, उनमें रिलेशन, हर गैस का सीपी सीवी कितना होता है, वो ये है पूरा। इसमें थोड़ा सा पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का भी बीच बीच में कहीं आ जाता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक आर्टिकल पूरा हुआ। अब करते हैं हम अगला आर्टिकल। चलिए, सेकेंड आर्टिकल चालू हो चुका है। सेकेंड आर्टिकल की पहली हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को दो आर्टिकल्स में डिवाइड कीजिए। एक आर्टिकल खत्म हो गया, एक आर्टिकल अब चालू हो रहा है। हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कई तरह से डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कई तरह से डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कई तरह से डिफाइन करते हैं। पहली डेफिनेशन, किसी भी सिस्टम को दिखाने की पोजीशन को दिखाने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, मान लो ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है तो इसके हमें 3 कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो किसी भी डायनामिकल सिस्टम, चलते हुए सिस्टम की पोजीशन को दिखाने के लिए हमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to completely specify a dynamical system, to completely specify a dynamical system, तो वो उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। किसी भी डायनामिकल सिस्टम यानी चलते हुए सिस्टम की पोजीशन को बताने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला, कितने रास्तों पर चलकर हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने रास्तों पर चलकर हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स और इंडिपेंडेंट वेज बाय विच the position of a dynamical system may change. The position of a dynamical system may change. क्या लिखा है? The total number of paths or independent ways by which the position of a dynamical system may change. ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक तीसरी और आखिरी डेफिनेशन है, वो दूसरी डेफिनेशन जैसे ही है, कितने रास्तों पर चलकर हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने रास्तों पर चलकर हम एनर्जी को गेन कर सकते हैं, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल नंबर ऑफ पाथ्स और इंडिपेंडेंट वेज, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स और इंडिपेंडेंट वेज by which the particles of a system can take up energy. The particles of a system can take up energy. तो ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या क्या बेटा?
किसी भी सिस्टम को प्लॉट करने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा क्या है, कोई सिस्टम कितने रास्तों पर चलकर अपनी स्थिति को बदल सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आखिरी क्या है, कोई सिस्टम कितने रास्तों पर चलकर एनर्जी को गेन कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई सिस्टम कितने रास्तों पर चलकर एनर्जी को गेन कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई सिस्टम कितने रास्तों पर चलकर एनर्जी को गेन कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? अब कुछ और पॉइंट लिख रहे हैं, यहां लिखो गैस, यहां लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस में लिखो मोनो एटॉमिक। अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तीनों ट्रांजिशनल, ट्रांसलेशनल, तीनों चलने के कारण है ना। मोनो एटॉमिक गैस 3 जगह चलेगी, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। डायटोमिक ये होते हैं 5, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल। थोड़ा सा इसमें लिखना भी, वैसे तो कितने होते हैं 5, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल। और ब्रैकेट में लिखो एट 500 केल्विन और अबव। अगर इसे ज्यादा गर्म कर दें तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल possess 2 additional degrees of freedom, possess 2 additional degrees of freedom। दो और आ जाते हैं। कौन से 2 आ जाते हैं? वाइब्रेशनल, 2 वाइब्रेशनल आ जाते हैं। 2 कौन से आ जाते हैं? वाइब्रेशनल। 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 2 क्या आ जाते हैं? वाइब्रेशनल। याद रखना बेटा, वैसे तो डायटोमिक के कितने होते हैं? 5, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया हमने तो 2 वाइब्रेशनल और आ जाते हैं। तीसरा होता है लीनियर ट्राइटोमिक गैस, लीनियर ट्राइएटोमिक। इसके होते हैं 7, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। कितने होते हैं? 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। तो लो टेम्परेचर लिखो, एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल मोड इज नेग्लेक्टेड। तो यही छोटी छोटी बातें याद रखना है। क्या लिख रहे हैं? एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल मोड इज नेग्लेक्टेड, वाइब्रेशनल मोड इज नेग्लेक्टेड। ये सब रटना है बेटा। एक चीज अभी और बता रहा हूं, लास्ट लिखिए नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल। लास्ट क्या है? नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 6। नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक गैस के कितने होते हैं? 6, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल। हो सकता है केमिस्ट्री में कुछ और बताया हो सकता है किसी और टीचर ने कुछ और बताया हो सकता है किसी मॉड्यूल में कुछ लिखा हो सकता है किसी बुक में कुछ लिखा हो, लेकिन ये 100% टेस्टेड चार्ट है। फिजिक्स में आपको ये याद रखना है, इस पे किसी तरह की बहस नहीं होगी कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा। मैं पूरे होशो हवास में ये लिखवा रहा हूँ। क्लियर है? इस टेबल की गारंटी मैं लेता हूँ, फिजिक्स के सारे आंसर इससे आएंगे। क्लियर है? तो इस पे कोई बहस नहीं। केमिस्ट्री में कभी हल्का फुल्का इससे अलग दे देते हैं, दूसरी बुक्स में कुछ अलग दे देते हैं, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सबके आंसर इन डाटा से आते हैं, 100% मैच करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। समझ रहे हो? कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
कितने रास्तों पर चलकर हम अपनी स्थिति बदल सकते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने रास्तों पर चल के एनर्जी गेन कर सकते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सारे ट्रांजिशनल। डायटोमिक के 5, 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल। 500 केल्विन पे 2 एडिशनल आ जाते हैं। लीनियर ट्राइटोमिक के 7, 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल 2 वाइब्रेशनल। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड को छोड़ देते हैं। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक के 6, 3 ट्रांजिशनल 3 रोटेशनल। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक के कितने होते हैं, 6, 3 ट्रांजिशनल 3 रोटेशनल। बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, सारे आंसर्स इससे मिलेंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालो मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये कहता है किसी भी गैस को सपोज करो हम कुछ एनर्जी दें, तो वो एनर्जी उसके जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली बढ़ जाएगी। जैसे मोनोएटॉमिक गैस को एनर्जी दें तो उस एनर्जी के 3 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। डायटोमिक गैस को एनर्जी दें तो उस एनर्जी के 5 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। तो पहली चीज तो इनने ये कही, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equally distributed amongst various degrees of freedom, amongst various degrees of freedom। क्या लिखा बेटा, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट various degrees of freedom। The energy of the system is equally distributed amongst various degrees of freedom। The energy of the system is equally distributed amongst various degrees of freedom। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है उसके वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली बढ़ जाती है। आगे लिखो, इन्हें लॉ क्या दिया, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, with each degree of freedom per molecule is half kT। ये इन्हें लॉ दिया, per molecule is half kT। यहां K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पढ़ चुके हैं। ये होता है R/N, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, यानी 8.31 को डिवाइड करो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, तो यह आ जाता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। कितना आता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या कहा बेटा इन्होंने, दो चीजें कही कि किसी भी गैस को हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी उसके जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसमें इक्वली बढ़ जाती है। किसी भी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, उस एनर्जी का वो एनर्जी जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसमें इक्वली बढ़ जाती है। किसी भी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी का क्या होता है, उसके जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं सब में इक्वली बढ़ जाती है। अब ध्यान से सुनो इनका नियम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से हर मॉलिक्यूल से जुड़ी एनर्जी हाफ केटी होती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जैसे मोनोएटॉमिक गैस है और एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हाफ केटी इससे जुड़ेगी, हाफ केटी इससे जुड़ेगी, हाफ केटी इससे जुड़ेगी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल से जुड़ी एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी, ये इनका नियम है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल से जुड़ी एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी, ये इनने कहा। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल से जुड़ी एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल से जुड़ी एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी।
के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। याद रहेगा मैक्सवेल लॉ। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डाल लो। ये थोड़ा सा इसमें इनपुट आ जाता है किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ये एडियाबैटिक कंडीशन मतलब क्या होता है, हीट सप्लाई जिसमें ना करें या हीट एक्सचेंज जिसमें जीरो हो। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो। तो हम गैस की स्पेसिफिक हीट निकालना चाह रहे हैं किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। स्पेसिफिक हीट किस फार्मूले में आता है, Q बराबर mS डेल्टा टी। तो हीट तो दे ही नहीं रहे, तो हीट की जगह जीरो लिखो, बराबर mS डेल्टा टी। एस निकालना है हमें, एस बराबर हो गया 0/m डेल्टा टी यानी जीरो। तो याद रखो इस चीज को कि एडियाबैटिक कंडीशंस में किसी भी गैस की, कोई भी गैस हो, उसकी स्पेसिफिक हीट जीरो आती है। क्यों आती है देखो, और याद रखो इस रिजल्ट को, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस इज जीरो। याद रखो इस चीज को, एडियाबैटिक कंडीशंस में किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो आती है। एडियाबैटिक कंडीशंस में किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो आती है। एडियाबैटिक कंडीशंस में किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो आती है। एडियाबैटिक कंडीशंस में किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो आती है। लिखते लिखते याद करते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। अपने उद्देश्य से, अपने टारगेट से नहीं भटकिए। याद भी करना है हमें, समझना भी है, याद भी करना है, फिर आगे बढ़ना है। एडियाबैटिक कंडीशन में गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी आती है, जीरो आती है। आगे बढ़े, बहुत जल्दी ये आर्टिकल हमारे पुराने आर्टिकल से जुड़ेगा। अगली हेडिंग है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशंस कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या इसी को लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। आइसोथर्मल कंडीशंस कैसे कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या इसे लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। आइसोथर्मल कंडीशंस कैसे कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो। तो Q बराबर क्या होता है बेटा, बोलेंगे mS डेल्टा टी। S निकालना है, S बराबर क्या हो जाएगा, Q/m डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, Q/0 यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बेटा, बोलेंगे इनफाइनाइट। याद रखिए कि आइसोथर्मल कंडीशंस में गैस, किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। आइसोथर्मल कंडीशन क्या है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो लिखेंगे दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस इज इनफाइनाइट। याद रखना, याद रखिएगा, एडियाबैटिक कंडीशन में गैस की स्पेसिफिक हीट होती है जीरो, और आइसोथर्मल कंडीशन में गैस की स्पेसिफिक हीट होती है कितनी, इनफाइनाइट। इससे हम क्या कंक्लूड करें, इससे हम ये कंक्लूड करें कि गैस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट फिक्स होती है। जैसे आइस है, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है एसआई सिस्टम में 2100, तो 2100 ही रहेगी। पानी है, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट भी फिक्स होती है। जैसे वाटर है, वाटर की होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिक्स होती है। लेकिन गैसों की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती, छोटी से छोटी जीरो हो सकती है। जीरो किस में आई, एडियाबैटिक कंडीशन में, और बड़ी से बड़ी इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट किस में आई, आइसोथर्मल कंडीशंस में।
तो गैसों की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती। मान लो 4 बच्चों को ऑक्सीजन गैस की स्पेसिफिक हीट निकालने को कहा, चारों के आंसर अलग अलग आएंगे। गैसों की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये कंक्लूड किया हमने। तो हेडिंग डालेंगे अगला, कंक्लूजन। कंक्लूजन हमने ये किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, ये वेरी करेगी कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, मतलब आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है, 0, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, सब गैस की स्पेसिफिक हीट हो सकती है। गैस की स्पेसिफिक हीट छोटी से छोटी 0 हो सकती है और बड़ी से बड़ी इनफाइनाइट हो सकती है। 4 लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चारों के आंसर अलग आएंगे, तो ये तो एक समस्या हो गई बेटा कि गैस की स्पेसिफिक हीट है और सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हम इससे बचने का तरीका ढूंढेंगे। तो बचने का तरीका ये है कि गैस की स्पेसिफिक हीट हर कभी मत निकालो। हर कभी निकालोगे तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। या तो प्रेशर को कांस्टेंट करके निकालो या वॉल्यूम को कांस्टेंट करके निकालो। गैस की स्पेसिफिक हीट हर कभी मत निकालो, या तो प्रेशर को कांस्टेंट करके निकालो या वॉल्यूम को कांस्टेंट करके निकालो। तो ये इससे बचने का तरीका है। तो लिख लीजिए, दैट्स व्हाई। हम स्पेसिफिक हीट तो जानते हैं, लेकिन गैस के स्पेसिफिक हीट में हमें पता ही नहीं रहता कि क्या चक्कर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। गैस की 2 स्पेसिफिक हीट डिफाइन करना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिफाइन 2 specific heats of a gas. That's why it is necessary to define 2 specific heats of a gas. पहला, specific heat of a gas at constant volume. तो ये बोला गया कि या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके स्पेसिफिक हीट निकालो और उसे लिखो CV से, और दूसरी स्पेसिफिक हीट निकालो, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसे लिखो CP से। तो 2 स्पेसिफिक हीट गैस की डिफाइन करना जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों, इनकी जरूरत क्यों पड़ी CP और CV की? ऐसे ही काम क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि गैस की स्पेसिफिक हीट वेरी होती है और थोड़ी बहुत वेरिएशन नहीं आते इनमें। छोटी से छोटी ये क्या हो सकती है, 0, बड़ी से बड़ी ये क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। तो इसलिए गैस की 2 स्पेसिफिक हीट निकालना जरूरी है। इसलिए गैस की 2 स्पेसिफिक हीट निकालना जरूरी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट इसे CV से लिखते हैं, और एक कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट इसे CP से लिखते हैं। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाओ। अब हम CP और CV को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। CP को डिफाइन करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, और CV को डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। बस ग्राम की बजाय मोल ले लेंगे, गैस को मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन ले लेंगे क्योंकि गैस का टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। तो CP को कैसे डिफाइन करेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin. क्या लिखा है? एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन।
इसी तरह CV को कैसे डिफाइन करेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, है ना। जैसे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं वैसे ही हमने CP और CV को डिफाइन किया। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। CP को डिफाइन किया तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, CV को डिफाइन किया तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, CP को डिफाइन किया तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, CV को डिफाइन किया तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, CP को डिफाइन किया तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, याद रहेगा, और CV को डिफाइन किया तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पूरा आर्टिकल ही CP CV का है। थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन इसमें लगता है जैसे यही है। होता क्या है, अब CP और CV को डिफाइन तो कर लिया, CP बड़ी होती है CV से। CV को कब निकाला जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी चीज को हीट दो तो वो सिर्फ उसकी अंदर की एनर्जी बढ़ाएगा, बाहर का काम तो होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। और कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी चीज को हीट दो तो एनर्जी भी बढ़ती है और काम भी होता है। तो इसलिए CP बड़ा होता है CV से। कौन बड़ा होता है? CP की CV? CP। क्यों ऐसा? हीट गिवन टू गैस, हीट गिवन टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे बेटा, थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग हो जाती है। फिर से बता दूंगा, CP CV थर्मोडायनेमिक्स में हीट गिवन टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिर्फ क्या करती है? ओनली इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट देते हैं वो सिर्फ एनर्जी बढ़ाती है। अच्छा, CV का एक फॉर्मूला भी याद कर लो, लगेगा। CV होता है du/dt, सिर्फ एनर्जी बढ़ाती है। एनर्जी को हम U से लिख रहे हैं। और फिर लिखो हीट गिवन टू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती है। एज वेल एज परफॉर्म वर्क, काम भी होता है। एज वेल एज परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क। क्या हुआ बोलो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम हीट देते हैं तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और काम भी होता है। क्या लिखेंगे? दैट्स व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV। इसी कारण से CP बड़ा है CV से। कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है, काम भी करती है। इसी कारण से CP बड़ा है CV से। कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है, काम भी करती है। इसी कारण से CP बड़ा है CV से। कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है, काम भी करती है। इसी कारण से CP बड़ा होता है CV से। ध्यान रखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है, काम भी करती है। क्लियर है? तो इसी कारण से CP बड़ा है CV से, याद रहेगा। और आगे लिखो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। CP और CV में कुछ रिलेशन भी होता होगा। इस रिलेशन को कहते हैं मेयर्स रिलेशन।
इस रिलेशन को कहते हैं मेयर्स रिलेशन। सीपी और सीबी में रिलेशन देख रहे हैं, इस रिलेशन को कहते हैं मेयर्स रिलेशन। तो ये दो तरह से याद रखो। पहला होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, मतलब सीपी और सीबी का डिफरेंस जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये कब लगाएंगे? जबकि सीपी और सीबी को किस में एक्सप्रेस किया गया हो? आर एक्सप्रेस्ड इन जूल पर केजी पर केल्विन, जबकि सीपी और सीबी की यूनिट क्या हो? जूल पर केजी पर केल्विन। तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है? आर। दूसरा होता है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर बाय जे। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है? आर बाय जे। ये कब लगता है? व्हेन सीपी एंड सीबी आर एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। क्या हो जाता है? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर बाय जे। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर बाय जे। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या होता है? आर। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर कब होता है? जबकि सीपी और सीबी को जूल पर केजी पर केल्विन में नापे। जे के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था। और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर बाय जे होता है। आर बाय जे कब होता है? जबकि सीपी और सीबी को कैलोरी पर मोल पर केल्विन में नापे। जे को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे को क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे की वैल्यू क्या होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने चालू किया था वो सब जे के बारे में बताया था। जे का काम क्या है? कैलोरी को जूल में बदलना। कैसे? कैलोरी इंटू जे कर दें तो जूल में बदल जाती है, या जूल को कैलोरी में बदलना, जूल को जे से डिवाइड कर दें तो वो कैलोरी में बदल जाती है। कैलोरी इंटू जे होता है जूल, जूल अपॉन जे होता है कैलोरी। तो जे का काम क्या है? कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में बदलना, सिर्फ बदलने का काम। तो इसी को लिखा जाता है, तीसरी चौथी बार लिखवा रहा हूं, जे इज नॉट अ फिजिकल कांस्टेंट। जे को फिजिकल कांस्टेंट में नहीं रखा गया, बट इट इज ओनली अ कन्वर्जन फैक्टर। बट इट इज ओनली अ कन्वर्जन फैक्टर। जे को कहा जाता है कि बस ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में बदल सकता है। ये कंप्लीट हुआ सीपी और सीबी में रिलेशन। ये कंप्लीट हुआ सीपी और सीबी में रिलेशन। क्या कहते हैं इस रिलेशन को? मेयर्स रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, जबकि सीपी और सीबी की यूनिट क्या हो? जूल पर केजी पर केल्विन। और सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर बाय जे होता है, जबकि सीपी और सीबी की यूनिट क्या हो? कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? जे को क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वैल्यू क्या होती है? 4.18 जूल पर कैलोरी। कैलोरी में जे को इनटू कर दें तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाती है, जूल को जे से डिवाइड कर दें तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाती है। जे को कहा क्या जाता है? इट्स नॉट अ फिजिकल कांस्टेंट, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीपी एंड सीबी फॉर वेरियस गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली स्लाइड चलो यहीं से कर लेते हैं। यहां लिखो गैस, यहां लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां लिखो सीवी, यहां लिखो सीपी, और यहां लिखो गामा। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, और गामा को कहते हैं क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या देख रहे हैं? हर गैस का सीपी सीवी कितना होता है। फिर वही बात, इस पे कोई कमेंट नहीं आने चाहिए। हो सकता है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अलग हो, फिजिक्स में जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूं इससे सारे आंसर्स आते हैं। ठीक है? खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे आंसर आते हैं। गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीवी, सीपी, गामा। गामा यानी एडियाबैटिक इंडेक्स। गैस पहले ली मोनो एटॉमिक,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, CV 3R/2, CP 5R/2। CP कैसे निकालते हैं? CV जो भी है ना उसमें R और जोड़ दो, 5R/2। और गामा कैसे निकालते हैं? गामा यानी एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स यानी CP/CV, यानी इसको इससे डिवाइड कर दो तो गामा आ गया 5/3 मोनो एटॉमिक गैस का। गामा आ गया 5/3 मोनो एटॉमिक गैस का। दूसरी गैस ली डायटोमिक, पेन बदल देता हूं। दूसरी गैस ली डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, जितने बताए हैं उतने ही याद रखना है। तो यहाँ लिखो 5R/2, यहाँ लिखो 7R/2, यहाँ लिखो 7/5, 5R/2, 7R/2, 7/5। तीसरा लिखो लीनियर ट्राइटोमिक। तीसरा क्या लिख रहे हैं? लीनियर ट्राइटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो 7, यहां लिखो 7R/2, यहां लिखो 9R/2, यहां लिखो 9/7, 7R/2, 9R/2, 9/7। बहुत ध्यान से बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, CV 3R/2, CP 5R/2, गामा 5/3। डायटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, CV 5R/2, CP 7R/2, गामा 7/5। लीनियर ट्राइटोमिक के साथ 7R/2, 9R/2, 9/7। चौथा लिखो नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं इसके? 6। याद होने चाहिए। CV कितना होता है? 3R। CP कितना होता है? 4R। और गामा कितना होता है? गामा होता है CP/CV 4/3। ये हो गया नॉन लीनियर ट्राइटोमिक, ये हो गया नॉन लीनियर ट्राइटोमिक। चौथी चीज बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए। नॉन लीनियर ट्राइटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, CV 3R, CP 4R, गामा CP/CV यानी 4/3। पांचवा लिखो पॉलीएटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, सॉरी पॉलीएटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम N। तो CV हो जाएगा NR/2, CP हो जाएगा R+NR/2, और गामा हो जाएगा 1+2/N। यहाँ N क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ गामा निकालने का जनरल फॉर्मूला अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो 1+2/N, 1+2/N। गामा निकालने का जनरल फॉर्मूला 1+2/N। यहाँ N क्या है बेटा? बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा निकालने का जनरल फॉर्मूला 1+2/N। यहाँ N क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक चीज और याद रख लो, गामा फॉर मिक्सचर। कभी कभी गैसों को मिक्स कर देते हैं और कहते हैं मिक्सचर का गामा निकालो। गामा यानी एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा फॉर मिक्सचर तो ये होता है N1/Γ1 - 1। ये मान लो खूब सारी गैसों को हमने मिक्स कर दिया तो मिक्सचर का गामा निकालने को कहते हैं। तो +N2/Γ2 - 1 प्लस N3/Γ3 - 1 प्लस डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा N1 + N2 + N3 प्लस डॉट अपॉन गामा -1। तो यही गामा हमें निकालना रहता है। ये है मिक्सचर का गामा, N1 + N2 + N3 प्लस डॉट अपॉन गामा -1। N1 N2 N3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। N1 N2 N3 क्या है? डॉट ये नंबर ऑफ मोल्स है। इस पे आ चुका है नीट में क्वेश्चन, ध्यान रखना। और Γ1 Γ2 Γ3 यही एडियाबैटिक इंडेक्स है, हमें मेन गामा निकालना है। तो गामा फॉर मिक्सचर इस फॉर्मूले से निकलता है, ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई गैसों को हमने मिक्स किया जिनके नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 थे और जिनके गामा Γ1 Γ2 Γ3 थे। तो मिक्सचर का गामा किस फॉर्मूले से निकालेंगे? N1/Γ1 - 1
प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 प्लस N3 अपॉन गामा 3 माइनस 1 डॉट 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 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये मान के चलिए आपका CP और CV का चक्कर खत्म हुआ। ये आपका क्या खत्म हुआ? CP और CV का चक्कर खत्म हुआ। अब बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो होंगी और लेसन खत्म होगा। CP और CV कंप्लीट हुआ। अब जितना भी आपको बताया जा रहा है वो लिखते हुए चीजों को खत्म कीजिए। काइनेटिक थ्योरी आपकी वन शॉट में खत्म होगी। जैसे एक इक्वेशन है वंडर वॉल इक्वेशन, ये वही है बेटा, केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से आपने पढ़ी होगी, मैं तो आपको बस हल्का फुल्का बता रहा हूँ। PV इक्वल टू RT हमने इसी लेसन में पढ़ा। ये आइडियल गैस के लिए रहती है। आइडियल गैस में हमने काफी सारे एजम्पशन किए हैं। एक एजम्पशन ये है कि मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल जो है नेग्लिजिबल वॉल्यूम को घेरते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम को घेरते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स का भी कुछ वॉल्यूम होता होगा, तो वो वेसल को घेरते होंगे। कुल मिला के फिर गैस को चलने के लिए कम वॉल्यूम मिलता होगा। तो फॉर रियल गैसेस, ये तो आइडियल गैसेस के लिए है। रियल गैसेस में क्या होगा बेटा? यहां तो हमने RT लिखा, वॉल्यूम का मैंने क्या बताया? वॉल्यूम थोड़ा सा स्पेस कौन घेर लेंगे? मॉलिक्यूल घेर लेंगे। तो गैसों को मूवमेंट के लिए कम वॉल्यूम मिलेगा, तो रियल वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें V माइनस NB। अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ये वंडर वॉल ने इक्वेशन दी। ये वंडर वॉल ने इक्वेशन दी रियल गैसेस के लिए कि क्या होगा? रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होगा, जिससे क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन करने के लिए कम वॉल्यूम मिलेगा। कितना वॉल्यूम मिलेगा? V माइनस NB। इससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। यहाँ A और B क्या है? वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स हैं। A एंड B यहाँ क्या है? वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट है। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जितना बताया जा रहा है वो ध्यान रखिए। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। N क्या है? बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दो। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको कहा गया बेटा, जैसे वैसे R की बात हो रही है तो मोल्स ही लिखो। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो वहां फिर K लगाना पड़ेगा। तो NB को कहा गया बेटा वॉल्यूम करेक्शन। N इंटू B को क्या कहा गया? वॉल्यूम करेक्शन। और AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर को कहा गया प्रेशर करेक्शन। AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर को क्या कहा गया बेटा? बोलेंगे प्रेशर करेक्शन। AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर को क्या कहा गया बेटा? बोलेंगे प्रेशर करेक्शन। AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर को क्या कहा गया बेटा? प्रेशर करेक्शन। ध्यान रखिएगा, वंडर वॉल ने क्या किया? आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शंस किए। वॉल्यूम को थोड़ा कम किया, प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया। तो वॉल्यूम को जितने से कम किया वो क्या कहलाया? वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर को जितने से बढ़ाया वो क्या कहलाया? प्रेशर करेक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, ये हेडिंग डालिए, ये भी एक आध बार पूछा गया है। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, तो सबसे पहले बात करो क्रिटिकल टेम्परेचर की। सबसे पहले बात करो क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से लिखते हैं। जितना आपको लिखवा रहा हूं आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से लिखते हैं। इसको डिफाइन करते हैं टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट हाई प्रेशर। टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied even at high pressure.
क्या लिखा बेटा? टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई प्रेशर। इसका फॉर्मूला है बेटा 8A/27 RB। ए और बी क्या है? वही जो वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है? 8A/27 RB। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया 8A/27 RB। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखो, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। TC फॉर CO2 is 31.1 डिग्री सेल्सियस। प्योर रट्टाफिकेशन, प्योर रटना है आपको। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर चाहे हम जितना प्रेशर लगाएं गैस को लिक्विफाई ना कर पाए, वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर हम कितना भी प्रेशर लगाएं गैस लिक्विफाई ना हो, वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 8A/27 RB। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप निकल गए तो आप चाहे जितना प्रेशर लगाओ CO2 लिक्विफाई नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा लिखो क्रिटिकल प्रेशर। सब अच्छे से रटना है, केमिस्ट्री की चीजें हैं, थोड़ा सा पोर्शन फिजिक्स में भी है तो वही हम कर रहे हैं। क्रिटिकल प्रेशर ब्रैकेट में लिखेंगे PC। क्रिटिकल प्रेशर ब्रैकेट में लिखेंगे PC। तो लिखो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इसको कैसे डिफाइन किया? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड to liquefy a gas at its critical temperature। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो पॉसिबल है। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, इसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर्मूला लिखो A/27B²। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला है A/27B²। ये सब वंडरवॉल ने दिए बेटा। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, A/27B²। और कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिए, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 72.9 एटमॉस्फेयर। PC फॉर CO2 इज 72.9 एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर लगाएंगे अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो CO2 लिक्विफाई हो जाएगा। PC फॉर क्रिटिकल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज कितना होता है बेटा? बोलेंगे 72.9 एटमॉस्फेयर। क्रिटिकल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 72.9 एटमॉस्फेयर। तीसरी चीज लिखो क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम को लिखेंगे VC। क्रिटिकल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? VC। तो लिखो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, इसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस at critical temperature and critical pressure। ये बेटा, the volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure। क्लियर है? इसका फॉर्मूला लिखता हूं। क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फॉर्मूला लिखो 3B। क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला 3B। ए और बी क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, वंडरवॉल कॉन्स्टेंट्स है। क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला 3B। क्रिटिकल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की होती है,
95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। लिख लो क्या Vc फॉर CO2 इज 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। क्रिटिकल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। क्रिटिकल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। बहुत ध्यान से कीजिएगा। कुल मिला के क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला 8a/27 RB। ये सब ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट्स हैं। क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला a/27b² और क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला 3b। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तीनों डाटा याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम कितनी होती है। क्लियर है। क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रिटिकल प्रेशर 72.9 एटमॉस्फेयर और क्रिटिकल वॉल्यूम तो लिखी हुई है आपके सामने 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। क्लियर है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपका कंप्लीट हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक दो डेफिनेशंस और हैं, चलिए उन्हें भी लिख लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। जैसे वेपर प्रेशर, ये प्योर केमिस्ट्री की चीजें आ गई हैं बेटा, ये प्योर केमिस्ट्री की चीजें आ गई हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोर सरफेस एनर्जी एंड लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सरफेस पे क्या होता है बेटा, सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है। ड्यू टू मोर सरफेस एनर्जी एंड लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू मोर सरफेस एनर्जी एंड लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, द सरफेस मॉलिक्यूल्स कैन इजीली बी इवापोरेटेड। द सरफेस है ना, मॉलिक्यूल्स कैन इजीली बी इवापोरेटेड। सरफेस के मॉलिक्यूल्स को बहुत इजीली इवापोरेट किया जा सकता है। क्यों, रीजन लिखा हुआ है आगे लिखो, इफ द वेसल इज क्लोज्ड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वेसल विच इज नोन एज वेपर प्रेशर। और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ द सरफेस इज क्लोज्ड या इफ द वेसल इज क्लोज्ड they exert pressure on the surface which is known as pressure on the surface, नहीं लिखो, pressure on the vessel लिखो, which is known as vapor pressure। ये सब आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखिए बस ये इंपॉर्टेंट लाइन, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर बढ़ाने का केवल एक तरीका है, क्या तरीका है, टेम्परेचर बढ़ाओ। वेपर प्रेशर बढ़ाने का क्या तरीका है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओ। वेपर प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओ। याद रहेगा। क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स का इवापोरेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। अब अगर बर्तन बंद हो तो वो बर्तन पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, टेम्परेचर बढ़ाओ। क्लियर है। छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, कुछ नहीं पूछी गई है, लेसन आपका हो चुका है। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, जिसपे अनसैचुरेटेड एयर चेंजेस टू सैचुरेटेड एयर हो जाए। अनसैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे, जिसमें कम मॉलिक्यूल्स हो वाटर वेपर्स के। और सैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे, जिसमें बिल्कुल एक लिमिट क्रॉस कर दी हो, वाटर वेपर ने सैचुरेट हो गए हो। तो जिस टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड एयर चेंज होती है सैचुरेटेड एयर में, वो कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच अनसैचुरेटेड एयर changes into
सैचुरेटेड एयर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या, जिसमें और वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हो वो अनसैचुरेटेड, और जिसमें बिल्कुल हवा सैचुरेट हो गई है वाटर वेपर से वो क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड। तो वो टेम्परेचर जिस पर अनसैचुरेटेड एयर चेंज हो जाए सैचुरेटेड एयर में कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन unit volume of air, amount of water vapor present in unit volume of air at any temperature, present in unit volume of air at any given temperature। दिए गए टेम्परेचर पर हवा के यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कहलाती है ह्यूमिडिटी। दिए गए टेम्परेचर के हवा के यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कहलाती है ह्यूमिडिटी। अब अगला क्या है, ह्यूमिडिटी को डिवाइड करेंगे बेटा किससे, ह्यूमिडिटी को डिवाइड करेंगे किससे, मैक्सिमम से, सैचुरेटेड एयर से, तो वो कहलाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लास्ट चीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको RH से लिखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ये एक रेशो होता है। काय का रेशो है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट एनी गिवन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट in given volume of air at given temperature, मतलब ये अनसैचुरेटेड एयर की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि कितने वाटर वेपर सही में प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, maximum amount of water vapor present in the given volume of air at same temperature upon क्या बेटा, maximum value of water vapor present in the given volume of air, in the same volume of air एट सेम टेम्परेचर। इसको क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड एयर। इस रेशो को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस रेशो को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब तो बेटा लेसन खिंच गया है, अब कोई इतनी सी भी चीज नहीं बची है जो आपकी छूटी हो। क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी सैंपल में वाटर वेपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम कितना अमाउंट प्रेजेंट हो सकता था, ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी सैंपल में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम कितना प्रेजेंट हो सकता है, ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वन शॉट में, शुरू से चालू करते हुए आखिरी तक करवाया। भागा दौड़ी का कोई काम नहीं, बिल्कुल आराम 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 से हमने किया। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। गुड बाय।